तो मैंने जब ये सोचा तो मुझे लगा मेरा पहला प्रश्न है कि ये हिंदुस्तान क्या चीज़ है, भारत क्या चीज़ है। थोड़ा सा इसको प्रोब किया, थोड़ा सा रिफाइन हुआ ये प्रश्न, और प्रश्न बना कि समाज क्या चीज़ है या गांव क्या चीज़ है ना। हम जहाँ रहते हैं, क्या ये हम इसको गांव कहेंगे या इसको शहर कहेंगे। हम लोग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चले जाएं तो हम कुछ देखें, क्या उसको हम गांव कहें। क्या देखने से हमको लगेगा कि ये गांव है, और क्या देखने लगेगा ये गांव अब गांव नहीं रहा। तो मेरा जो प्रश्न था अपनी पीएचडी की यात्रा शुरू करने का, वो ये था कि समाज क्या होता है, गांव क्या होता है। ऑफ कोर्स इस प्रश्न को आइडेंटिफाई करने में मुझे कुछ साल लगे, कुछ 2-3 पीएचडी शुरू हो गई थी, कोर्स वर्क भी हो रहा था, वो सब हो रहा था, लेकिन इस प्रश्न को आइडेंटिफाई करने में मुझे 2-3 साल का वक्त लगा कि समाज क्या होता है, गांव क्या होता है। और इसी प्रश्न के उत्तर में मैंने ये चेष्टा करी जजमानी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए। नवज्योति सर ने कहा कि अगर तुम्हारा प्रश्न ही है कि समाज क्या है तो जजमानी का अध्ययन करो और ये अच्छा अध्ययन रहेगा। तो वहाँ से मेरे पीएचडी की यात्रा शुरू हुई। सो आई वाज सेइंग दैट द बैकग्राउंड ऑफ माय research into Jajmani system was this question that what is Samaj, what is a village. When I am sitting here in this place called Girinagar, is this a village or is this urban space? What is it that we see when we see that we say that yes, this is a village. When we see agriculture, is that what makes a village? Because I have a lot of friends who have come back from US and they are now doing organic farming. So are they living a rural life because they are doing organic farming? And I don't think so. So this question that when does a village become a village, or when does a village stops becoming a village and becomes something else? This question was the ground for my research, and it is in this that I have done a little bit of thinking, which I am very happy and keen to share with you. तो मेरा अध्ययन जजमानी का है, जजमानी व्यवस्था, जिसको हम आम भाषा में जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं। जाति व्यवस्था थोड़ा सा आजकल बदनाम शब्द हो गया है, लोग नाराज़ हो जाते हैं कहने सुनने से। शुरू में मुझे बहुत संकोच भी होता था इस शब्द का प्रयोग करने, जाति शब्द का प्रयोग करने में। अब मुझे नहीं होता है संकोच। लेकिन अगर इस शब्द से, इस एक्सप्रेशन से अगर आप आहत होते हैं तो मैं इसको जजमानी व्यवस्था कहता हूँ। लेकिन अगर जजमानी व्यवस्था क्या है अगर आपको पूछना हो तो मैं जाति व्यवस्था के बारे में बात करूँगा। ये ही मेरा अगले 1-1.5 घंटे का प्रयास रहेगा आपके सामने। So my exploration into the Jajmani Vyavastha began from this question: what is a village, what is a society? And if you are not familiar with Jajmani Vyavastha, we also call it Jati Vyavastha. But the word Jati and the word Jati Vyavastha have become little irritating for some people. So I don't intend to cause any irritation to you. If you are irritated by this word, I will be happy to use Jajmani Vyavastha for this next 1.5 hours. मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करता हूँ। मुझे एक कहानी बहुत पसंद है। ये कहानी है सतयुग और त्रेता के ट्रांजिशन की कहानी। तो देवी देवताओं ने देखा कि जो मानव जो सतयुग में जी रहा है उसके जीने में एक त्रुटि आ गई है। वो त्रुटि ये है कि मानव क्योंकि धर्म के अनुसार जी रहा है तो सुखी जी रहा है, सुखपूर्वक जी रहा है, निरंतर सुखी है। इस कारण उसका ध्यान धर्म अधर्म से हटकर सुख दुख में आ गया है। ये त्रुटि देवताओं ने देखी मानव के व्यवहार में। सो आई एम बिगिनिंग विद small story. I like this story. This is a story of the transition from Satyug to
Treta Yuga. The gods saw that human beings who are living in Satyug, because they have been living according to the dharma, they have been living a happy life, a continuous happy life. Because of that, one fallacy has crept in their behavior. That fallacy is that they have stopped paying attention to matters of dharma and adharma, and instead focused their attentions on the matters of sukh and dukh, happiness and unhappiness. तो मानव के व्यवहार में त्रुटि आ गई है कि धर्म अधर्म से ध्यान हटकर सुख दुख पे ध्यान लग गया है. इस त्रुटि का नाम है ट्रांजिशन, सतयुग से त्रेता युग. फैलेसी, शॉर्टकमिंग, प्रॉब्लम, समस्या. तो ये जो समस्या है मानव के व्यवहार में कि धर्म अधर्म से ध्यान हटकर सुख दुख पे लग गया है, इस समस्या के कारण युग परिवर्तन हुआ है. सतयुग से मानव त्रेता युग में प्रवेश कर गया है. ये देवताओं ने देखा और देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि आपकी जो सृष्टि है उसमें त्रुटि आ गई है और ये त्रुटि है. तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ये तो है, ऐसा तो हो गया है, लेकिन इस त्रुटि का जो निवारण है वो भी सृष्टि में ही मौजूद है. वो है ज्ञान. अगर मानव अपना ध्यान ज्ञान पर लगाएगा तो ज्ञान वो माध्यम है जिससे उसका ध्यान वापस धर्म अधर्म की तरफ मुड़ जाएगा. सो द गॉड्स वेंट टू द ब्रह्मा, नो द सृष्टिकर्ता, and said that in your सृष्टि there is a fallacy that man has become focused on sukh dukh. So Brahma agreed to this, that yes, this seems to be a problem, but the solution of this problem also lies in the srishti. The solution is that if man can focus on knowledge, knowledge is that tool which will reorient man's attention to dharma dharma. And knowledge is present in the Vedas. So Brahma told the gods, you go and you propagate Vedas. It is through Vedas that man will reorient himself to issues of dharma dharma. तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस त्रुटि के लिए ज्ञान जरूरी है और ज्ञान वेदों में उपलब्ध है, तो आप जाओ और वेदों का प्रचार करो. वेदों के प्रचार से मानव का ध्यान वापस धर्म अधर्म की तरफ मुड़ जाएगा. ऐसा बोल के ब्रह्मा जी ने देवताओं को वापस भेज दिया. देवता लोग गए, फिर लौट के आए और बोले कि वेदों में एक लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन ये है कि वेद सबको उपलब्ध नहीं है. वेदों का जो कंटेंट है वो उन्हीं लोगों को उपलब्ध है जिनकी ट्रेनिंग है ग्रामर में, जिनकी ट्रेनिंग है भाषा में, जो थोड़ा फिलोसफिकली सोचते हों, है ना. जिनकी ट्रेनिंग नहीं है उनके लिए वेद उपलब्ध नहीं है. तो वेदों के प्रचार से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. सो द गॉड्स वेंट and then came back and told Brahma that there is a limitation in the Vedas. The limitation is that the Vedas are not available to everyone. Only those who have little training in grammar, in bhasha, in philosophy, only they can make sense of what is available in the Vedas. The others are not able to make sense of it. So propagation of Vedas alone will not help solve this problem. ये देवताओं ने ब्रह्मा जी को दोबारा लौट कर कहा. तो देवताओं ने कहा कि आप एक पंचम वेद की रचना कीजिए जिसमें एक तरफ तो चारों वेदों का सार उपलब्ध हो, लेकिन उसका फॉर्म ऐसा हो कि वो हर एक के लिए उपलब्ध हो. सो द देवतास प्रपोज टू ब्रह्मा दैट यू प्लीज क्रिएट अ फिफ्थ वेद विच ऑन वन हैंड विल हैव समरी ऑफ द ऑल फोर वेदास. On the other hand, it will be in such a form that it will be available to everyone. तो ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र की रचना करी. ये जो मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको, ये नाट्य शास्त्र के इंट्रोडक्शन की कहानी है. मैं ये कहानी लिखी हुई है. मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ शास्त्र, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हर शास्त्र के इंट्रोडक्शन में एक कहानी दी गई है कि उस शास्त्र का ओरिजिन कैसे हुआ.
तो ये कहानी है कि नाट्यशास्त्र का ओरिजिन कैसे हुआ। उसमें एक कहानी दी गई है कि नाट्यशास्त्र चारों वेदों का समराइजेशन है और वो सर्ववार्णिक है, वो सभी वर्णों को उपलब्ध है। ये नाट्यशास्त्र की रचना ब्रह्मा जी ने करी। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ब्रह्मा क्रिएटेड नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र is supposed to be summary of all the four Vedas on one hand. On the other hand, its form is such that it is available to all the people. It is called Sarva Varnik in Natya Shastra. This story I am narrating to you is from the introduction of Natya Shastra. तो ब्रह्मा जी ने नाट्य शास्त्र रचना करी और बोला लो और इसका प्रोपोगेशन करो, इसके प्रोपोगेशन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। द पॉइंट बीइंग कि जो ड्रामा है या जो आर्ट है ना, जो भी कलाएं हैं, उनका फॉर्म ऐसा है कि वो हर एक को उपलब्ध है। आपको कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है ड्रामा देखने के लिए, है ना। आप एक उम्र में आकर 4-5 साल की उम्र में आप ड्रामा देखने के लायक हो जाते हैं, कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि आपका ध्यान सुख दुख से उठाकर धर्म अधर्म पर ले जाए। ये पर्पज़ ऑफ ड्रामा है, ये पर्पज़ ऑफ आर्ट है। द पर्पज़ ऑफ ड्रामा और द पर्पज़ ऑफ आर्ट इज़ दैट it should be able to raise your concern from sukh dukh to the issues of dharma dharma, and its form is such that it is easily available to everyone. You know, after one age, maybe 5-6 years old child, he is capable of watching a drama or looking at an art performance. You don't need much of a training to engage with drama, so it is in that sense easily available. And its purpose is to raise your concern from sukh dukh to dharma dharma. That is the point here. तो ये उन्होंने नाट्य शास्त्र को देवी देवताओं को दे दिया कि ये लो और इसका आप प्रचार करो। देवी देवता गए और फिर लौट के आए कि इसका प्रचार हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि नाट्य का प्रचार करने के लिए, ड्रामा करने के लिए हमको लिम्स चाहिए, हाथ पैर चाहिए, ज़बान जीभ चाहिए, और हम तो देवी देवता हैं, हमारे पास तो शरीर नहीं है। बिना शरीर के ड्रामा नहीं किया जा सकता, तो हम लोग ड्रामा करने के लिए कैपेबल नहीं है। इसके लिए तो आपको किसी मनुष्य को ही पकड़ना पड़ेगा। और उन्होंने नाम सुझाया भरत मुनि का कि भरत मुनि करके एक मनुष्य है, ये बिल्कुल बढ़िया आदमी है, आप इसको नाट्य शास्त्र दीजिए, ये ड्रामा परफॉर्म करेगा। सो द गॉड्स came back to Brahma and said that we are incapable of performing drama because we don't have body. To perform drama, you need limbs, hands, legs, tongue. If you don't have limbs, you can't perform drama. And we don't have any body. So the only person who can do it is a human being. They have limbs. And they suggested the name Bharat Muni, that he is a fine guy. You give him Natya Shastra and he will perform the drama for you. तो ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र दे दिया, साथ में 100 पुत्र भी दिए जो कि ट्रूप बने, और बोला कि आप ड्रामा परफॉर्म कीजिए। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में एक नट जाति होती है, नट, जो कि अपनी एंसेस्ट्री इन 100 पुत्रों से देखते हैं। ये पहले नट थे। नट वो होते हैं जो कि जिम्नास्टिक्स करते हैं, रोप पे चलते हैं और थोड़ा कलाबाजी करते हैं, वो ड्रामा भी करते हैं। तो ये नट लोग अपनी एंसेस्ट्री जो है यहाँ से जोड़ते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं बाद में इस बात को दोबारा से कहूँगा, कि हमारी जितनी भी जातियाँ हैं वो अपनी एंसेस्ट्री किसी न किसी पुराण से जोड़ती ही है, और मुझे लगता है ये हमारा यूनिफाइंग फैक्टर है ना। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि सभी जातियाँ अपने किसी एंसेस्टर को या तो रामायण में ट्रेस करती हैं या महाभारत में ट्रेस करती हैं, और ये लोकेशन
अपने एंसेस्टर्स को लोकेट करना रामायण महाभारत में मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज का यूनिफाइंग फैक्टर है। और शायद समाज के टूटने का कारण ये हुआ जब किसी ने अपने एंसेस्ट्री वहाँ ट्रेस नहीं करी। इस पर मैं बाद में आता हूँ, जस्ट टू मेंशन इट हियर। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को नाट्य शास्त्र दिया और 100 पुत्र दिए कि एक ड्रामा रचो और वो ड्रामा आके इंद्र के दरबार में परफॉर्म करो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ड्रामा, कि जो पहला नाट्य रचा गया भरत मुनि द्वारा रचा गया, भरत मुनि और उनके 100 पुत्रों द्वारा ये नाट्य रचा गया और उसका परफॉर्मेंस इंद्र के दरबार में हुआ। ये जो ड्रामा था, इस ड्रामा में युद्ध था देवताओं और दानवों के बीच, और इस ड्रामा में देवता जीत जाते हैं और दानव हार जाते हैं। तो ये जब ड्रामा परफॉर्म हो रहा था इंद्र के दरबार में, तो दानवों ने ऑब्जेक्शन किया कि इस ड्रामे में बायस है, इस ड्रामे में हमको हरा दिया और देवताओं को जिता दिया, तो ये ड्रामा ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें बायस है। ये ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज करा और ड्रामे को रोक दिया बीच में। दे डिड नॉट अलाउ द ड्रामा टू बी completed. The Danavs raised an objection that this first drama has a bias in it because it is showing the Danavs being defeated by the Devtas. So this drama is favoring the Devtas against the Danavs. So there is a bias in this drama, and with this objection they stopped the performance of the drama midway. They did not allow the drama to be completed. तो फिर सब ब्रह्मा जी के पास गए कि ये जो ड्रामा है, ये जो नाट्य है, इसमें एक त्रुटि है, इसमें एक बायस है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, ये बायस तो है इसमें, लेकिन ये बायस तो मेरी सृष्टि में है। इस ड्रामे ने केवल उस बायस को इनैक्ट किया है। ये जो बायस है, ये मेरी सृष्टि में बायस है, और ये ड्रामा उसका इनैक्शन ही है। So Brahma said, yes, there is a bias in the drama, but this bias is not in the drama, this bias is in the Srishti, in the world. The drama is only reflecting that bias in its enactment. ये कह के ब्रह्मा जी ने उनको लौटाया, लेकिन दानव लोग संतुष्ट नहीं हुए, वो खुश नहीं थे, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम ड्रामा होने नहीं देंगे, हम ड्रामा में विघ्न पैदा करेंगे, हम इसको होने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ दानव लोग वहाँ से चले गए, सभा भंग हो गई। इसके बाद जब भी ड्रामा होता, दानव लोग आके उसमें विघ्न पैदा करते और ड्रामा हो नहीं पाता। ये नाट्य शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर का समराइजेशन है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ड्रामा। नाट्य शास्त्र का जो सेकंड चैप्टर है वो है क्रीड़ा स्थल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्ले हाउस। तो समस्या अब यह है कि ड्रामा होना है। ड्रामा क्यों होना है? ताकि मानव का ध्यान सुख दुख से ऊपर उठकर धर्म अधर्म पे जाए, और ड्रामा वो चीज़ है जो सबके लिए एक्सेसिबल है। ये बैकग्राउंड है, लेकिन ड्रामा का परफॉर्मेंस हो नहीं पा रहा है क्योंकि विघ्न पैदा हो रहे हैं, दानव लोग उसमें विघ्न पैदा कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि आप एक ऐसे क्रीड़ा स्थल की रचना कीजिए जिससे जो विघ्न है वो बाहर रहे, क्रीड़ा स्थल में विघ्न ना आ पाए। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ विघ्न, ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन द ड्रामा, ब्रह्मा जी कॉल्स विश्वकर्मा एंड आस्क्स हिम टू कंस्ट्रक्ट अ प्ले हाउस such that all the vignas, all the obstacles are do not enter the playhouse but are limited to outside the playhouse. तो एक ऑडिटोरियम की रचना कीजिए जो विघ्न को हटा दे। और फिर सेकंड चैप्टर बताता है कि ऑडिटोरियम कैसे बनता है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है ना, पहले क्या बनता है, बाद में क्या बनता है। ये सेकंड चैप्टर है।
और फिर थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स है कि एक अच्छा ड्रामा क्या होता है, अच्छी एक्टिंग क्या होती है, अच्छा संगीत क्या होता है ना, ये सब बातें हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो प्ले हाउस का जो कंस्ट्रक्शन का डिस्क्रिप्शन है, इसमें जो विघ्न मेंशन किए गए हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग विघ्न है। वो कौन से विघ्न होते हैं जो कि ड्रामा को कंप्लीट होने में नहीं देते हैं। जैसे कि स्टेज फ्राइट एक विघ्न है। मैं एक्टर हूँ, मैं स्टेज पे आया और मैं घबरा गया ऑडियंस देखकर और मैं फ्रीज हो गया, ये एक विघ्न है जो कि ड्रामा को तोड़ देगा, है ना। या फॉरगेटफुलनेस, मैं एक्टर हूँ और मैं अपना डायलॉग भूल गया, ये एक विघ्न है जो कि ड्रामा को डिस्टर्ब करेगा। इसमें एक बात मैं जोड़ दूं पहले, ड्रामा की सक्सेस के लिए जो प्री कंडीशन है वो है इमर्जन। जो ऑडियंस होता है उसका इमर्जन बहुत ज़रूरी है ड्रामा में। अगर इमर्जन टूट जाएगा तो ड्रामा फेल हो जाता है। इमर्जन शब्द इंग्लिश का शब्द है जो कि ट्रांसलेट किया गया है साधारणीकरण से। साधारणीकरण, तो जो ऑडियंस बैठा होता है वो एक साधारण स्टेट में होता है, वो अपने विशेषण बाहर रख के आया होता है। जैसे मेरा विशेषण है कि मैं दिल्ली का हूँ, मैं जाट हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं फादर हूँ, है ना, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं राइटिस्ट हूँ, ये मेरे विशेषण हैं। आपका विशेषण है कि आप बैंगलोर से हैं, आप माधवाचार्य की परंपरा के हैं, आप साउथ इंडियन हैं, है ना, आपको इडली पसंद है, ये सब आपके विशेषण है। हम दोनों ही ये विशेषण बाहर छोड़ के आए हैं जब हम ड्रामा में इमर्स्ड हैं। इमर्जन वो स्टेट है जहाँ हम अपने बारे में भूल गए हैं। आप अपने बारे में भूल गए हैं, मैं अपने बारे में भूल गया हूँ। वी हैव फॉरगॉटन द वर्ल्ड आउटसाइड। दैट स्टेट इज कॉल्ड इमर्जन। दिस इज नेसेसरी फॉर द ड्रामा टू सक्सीड। अगर ऑडियंस इमर्स नहीं होगा तो ड्रामा में सक्सेस नहीं होगा। इसलिए जब आप सिनेमा हॉल जाते हैं तो वो आपको अपना फ़ोन बंद करने को कहते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो आपका इमर्जन तोड़ सकता है ना। आप फिल्म देख रहे हैं, सडनली एक मैसेज आया, वो इमर्जन टूट गया, तो वो आपका इमर्जन टूटने से वो फिल्म फेल हो गई, है ना। ये बात क्लासरूम के लिए भी है। क्लासरूम में भी ऐसी सारी चीज़ें जो इमर्जन तोड़ती हैं उसको हम बाहर रखते हैं, है ना। ऑडिटोरियम का मतलब ही यही है कि बाहर अगर आवाज़ हो रही है ना, वो आवाज़ अंदर ना आए। बाहर अगर बारिश हो रही है ना, वो बारिश अंदर ना आए, ताकि हमारा इमर्जन ना टूटे। ऐसे ही जो परफॉर्मेंस है, मैं ड्रामा कर रहा हूँ और मैं डायलॉग भूल गया और उस भूल में मैंने 2 सेकंड एक्स्ट्रा पॉज ले लिया, ये जो एक्स्ट्रा पॉज है ये इमर्जन तोड़ सकता है आपका, है ना। या ड्रामा चल रहा है और मैं सितार बजा रहा हूँ, वो सितार का स्ट्रिंग टूट गया, उससे इमर्जन टूट जाएगा। तो जो सक्सेस ऑफ ड्रामा है, जो परफॉर्मेंस है, एक अच्छी परफॉर्मेंस वो है जो कि आपका इमर्जन बनाए रखे, और एक खराब परफॉर्मेंस वो है जो कि आपका इमर्जन तोड़ दे। तो ये सारे विघ्न हैं, डायलॉग भूल जाना, सितार का स्ट्रिंग टूट जाना, है ना, या ड्रामा सेंटर में ना होके साइड में शिफ्ट हो जाना, है ना, एक उधर स्पेस बहुत खाली। तो ये सारे इमर्जन, ये सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं ड्रामा को खराब करने के लिए। और नाट्य शास्त्र का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि आपकी ट्रेनिंग ऐसी हो कि आपकी एक्टिंग अच्छी हो, आपका संगीत अच्छा हो, आपका स्टेज सेटिंग अच्छा हो, ताकि इमर्जन ना टूटे। ये नाट्य शास्त्र का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐसे भी विघ्न मेंशन्ड हैं जिनका ड्रामा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ऐसे विघ्न मेंशन है इस सेकंड चैप्टर में कि अगर आपको अकाल का भय हो, इफ यू हैव अ फियर ऑफ ड्रॉट, दिस फियर कैन ब्रेक द इमर्जन, है ना। अगर ये डर है मुझे कि कल को मेरे को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, इस भय से मेरा इमर्जन टूट जाएगा।
या अगर आपको भय हो कि कोई राजा आक्रमण कर देगा, या आपको भय हो कि हमारे गली में मोहल्ले में वायलेंस हो जाएगी, या अगर आपको भय है कि आप बीमार पड़ जाओगे, ये जो भय है फ्यूचर के प्रति, कल को मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कल को मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कल को मेरी सुरक्षा का क्या होगा, मेरे बच्चों की कल शादी होगी नहीं होगी, जो भी मेरे भय हैं फ्यूचर के प्रति, ये भय भी विघ्न पैदा करते हैं इमर्जन में, है ना। तो जैसे संदीप पांडे हैं, बड़े एक्टिविस्ट हैं, उनका काफ़ी मैं सम्मान करता हूँ। वो बार बार कहते हैं कि भाई जब आदमी गरीब है, उसको कल को खाने को नहीं है, तो वो क्या चिंता करेगा कि राम और सीता में क्या हो रहा है ना। ये एक्सपेक्ट करना कि वो राम और सीता की चिंता करे जबकि उसको कल की रोटी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन ठीक नहीं है। So he has a point. So the point being that ये साधारणीकरण तभी पॉसिबल है जब इंटरनल विघ्न भी सॉल्व कर लिए गए हों, लेकिन जो एक्सटर्नल विघ्न है, फ्यूचर का भय, उसका भी सॉल्यूशन मौजूद हो। So I was saying that the success of drama depends on the immersion of the audience. This immersion can break by things within the drama, like forgetting the dialogue, but this immersion can also break for reasons external to the drama. Like if I worry about my tomorrow, whether tomorrow I will get a job or not, whether I will get married or not, whether I will be healthy or not, even these worries can prevent me from immersing into drama. और इस सब के सोल्यूशन के लिए प्ले हाउस का निर्माण किया गया है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि भाई एक प्ले हाउस इन सब चीज़ों की चिंता को कैसे हटा सकता है। एक प्ले हाउस ड्रामा की परफॉर्मेंस को तो इंश्योर कर सकता है, लेकिन कल की चिंता, कल को खाने को है या नहीं, मेरी सुरक्षा, इसके लिए प्ले हाउस तो कैपेबल नहीं है। तो प्ले हाउस के डोमेन की बाहर की बात है। तो मुझे ये लगा कि ये जो प्ले हाउस की कल्पना है, ये एक्चुअली गांव की कल्पना है, जिसको नाट्य शास्त्र में क्रीड़ा स्थल कह रहे हैं। ये क्रीड़ा स्थल एक्चुअली एक गांव है। एक गांव का मैंडेट है कि जो भी परिवार जी रहा है गांव में, वो भविष्य के प्रति निश्चिंत हो जाए। आई थिंक दैट दिस इमेजिनेशन ऑफ अ प्ले हाउस इज एक्चुअली ऑफ अ विलेज. It is the village's mandate to ensure that all the families who are living in the village are assured about tomorrow. Why? Because only when they are assured about tomorrow can they afford to be an audience. If they are worrying about tomorrow, they can't afford to be an audience. That is the primary mandate of a village. ये गांव का प्रमुख मैंडेट है मेरे विचार में, कि सभी को सुनिश्चितता हो भविष्य के प्रति। क्यों सुनिश्चितता हो भविष्य के प्रति? क्योंकि तभी हम ऑडियंस बन सकते हैं। अगर मुझे चिंता होगी कि कल नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, तो फिर मैं राम और सीता के झगड़े में नहीं पड़ूंगा। कुछ भी हो राम सीता को, भाई मुझे अपनी नौकरी चाहिए, है ना। मैं इसमें कहना भूल गया, ये बात मैंने क्यों शुरू करी, क्योंकि जो वर्ड समाज है उसका अर्लीस्ट यूज इस कहानी में है। ये जो ऑडियंस है इसको सामाजिक कहा। दिस इज द अर्लीस्ट यूज ऑफ द वर्ड समाज। द ऑडियंस ऑफ अ ड्रामा इज कॉल्ड सामाजिक इन नाट्य शास्त्र। वी बिकम सामाजिक when together we are immersed in a drama. That is the primary condition of being सामाजिक. जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, साथ बैठते हैं और एक साथ इमर्स हो जाते हैं एक ड्रामा में, एक कथा में, ये सामाजिक होने का फर्स्ट स्टेप है। ड्रामा में इमर्स होने का मतलब क्या है? कथा में इमर्स होने का मतलब क्या है? आई एम सेइंग द अर्लीस्ट यूड, यू सेइंग समथिंग? I am saying the earliest use of the word samaj
is in this story where the audience is called samajik. This is the earliest use of the word samaj. We become samajik when we come together and together we immerse in a drama, in a story. This condition is the primary condition of being samajik. Now what does it mean to be immersed in a drama? एक कथा में इमर्जन का मतलब क्या है? मैं मानता हूँ कोई भी कथा होती है उसमें धीरे 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 जैसे चलती है एक धर्म संकट आता है. जैसे राम की कथा है वो चल रही है धीरे 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 और एक पॉइंट पे आके राम का धर्म संकट आता है कि वो पति की मर्यादा का पालन करे या राजा की मर्यादा का पालन करे. राम एक ऐसा चरित्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है. वो जो भी निर्णय लेता है वो मर्यादा पूर्वक लेता है ना. राजा की मर्यादा, बेटे की मर्यादा, योद्धा की मर्यादा, पति की मर्यादा, बड़े भाई की मर्यादा, है ना, शिष्य की मर्यादा, जो भी मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं पे चला है वो. और कहानी आगे बढ़ती बढ़ते ऐसी जगह आती है जहाँ पति की मर्यादा और राजा की मर्यादा में क्लैश हो जाता है. ये राम का धर्म संकट है. हम हिंदुस्तान के लोग पिछले 5, 10, 15 हज़ार साल सर हर शाम को मिलते हैं और इस धर्म संकट में इमर्स होते हैं. ये जो एक्शन है ये जो एक्टिविटी है एक साथ किसी धर्म संकट में इमर्स हो जाना ये सामाजिकता का प्राइमरी मैंडेट है. फिर उस धर्म संकट के सलूशन के लिए क्या किया जाए, इससे जब एक कलेक्टिव एक्शन निकलता है वो सामाजिकता हमारी आगे ले जाता है. तो हमारी सामाजिकता की शुरुआत है जब हम मिलकर किसी एक धर्म संकट पर विचार विमर्श करते हैं और उस विमर्श से जो एक्शन निकलता है उस धर्म संकट के सलूशन के लिए वो कलेक्टिव एक्शन जो हम करते हैं उससे हमारी सामाजिकता आगे बढ़ती है. ये समाज का मेरे हिसाब से प्राइमरी मैंडेट है और ये बिल्कुल ही अलग है सोसाइटी के मैंडेट से. जो सोसाइटी की कल्पना है वो प्रॉपर्टी के अराउंड है कि कुछ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है ना. वो लोग इकट्ठा होते हैं राजा पर प्रेशर बनाने के लिए कि राजा हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा करे. ये सोसाइटी का प्राइमरी कंसर्न है. तो आज हिंदुस्तान में जो सोसाइटी है उसका कंसर्न है कि भाई प्रॉपर्टी की रक्षा हो. उसका कंसर्न है कि सबके पास प्रॉपर्टी हो, सबके पास बराबर प्रॉपर्टी हो, सबकी प्रॉपर्टी में टॉयलेट हो, सबकी प्रॉपर्टी में टैप वाटर हो, सबकी प्रॉपर्टी में बिजली हो. ये सोसाइटी का कंसर्न है. समाज का कंसर्न है कि इस जमाने में धर्म संकट क्या है और उस धर्म संकट के सलूशन के लिए क्या किया जाए. ये समाज का कंसर्न है ना. तो आप और हम यहां बैठे हैं, हमारा विमर्श इस बात पे भी हो सकता है कि भाई हर एक के पास कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आईटी में क्या है ना. ये सब चर्चाएं हम कर सकते हैं. ये चर्चाएं हमारी सोसाइटी संबंधित चर्चाएं हैं. फिर हम ये भी चर्चा कर सकते हैं कि इस ज़माने में क्या धर्म संकट है, उस धर्म संकट के सलूशन के लिए हमें क्या करना होगा. ये सामाजिक चर्चा है, ये समाज का मैंडेट है. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सोसाइटी नीचे है समाज ऊपर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ. मैं बस कह रहा हूँ ये दो अलग चीज़ें हैं, है ना. हमको प्रॉपर्टी की चिंता भी होती है, वाजिब भी है, लेकिन हमको धर्म अधर्म की चिंता भी होती है, वो भी उतनी ही वाजिब है. और उस धर्म अधर्म में क्या किया जाए धर्म स्थापना के लिए, इससे जो कलेक्टिव एक्शन निकलता है वो हमारे सामाजिकता को आगे ले जाता है. ये प्राइमरी मैंडेट है समाज का. मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ. जैसे मैंने कहा, मेरे विचार में जो क्रीड़ा स्थल है, जो प्ले हाउस है, वो एक्चुअली एक गांव है. एक गांव का मैंडेट है कि जितने भी परिवार गांव में जी रहे हैं वो भविष्य के प्रति सुनिश्चित हों. क्यों? क्योंकि साथ मिलकर फिर धर्म अधर्म पर चिंता कर सकें
और धर्म स्थापना के लिए क्या करना है वो एक्शन वहाँ से निकल सके। अगर परिवार अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं तो ये चीज़ संभव नहीं होगी। इस मैंडेट से हमारी गांव की व्यवस्था बनी है, जिसको हम जाति व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं, वो इस मैंडेट से बनी है। तो जजमानी व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में जो प्राइमरी अटेम्प्ट है वो ये है कि हर एक के आहार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। एवरीबडी should have a secured livelihood. That is the first mandate of the जजमानी व्यवस्था। The second mandate is कि हर एक के काम का गौरव हो। जो भी काम कर रहा है, खेती कर रहा है, कुम्हारी कर रहा है, लोहारी कर रहा है, चर्मकारी कर रहा है, बुनकरी कर रहा है ना, भेड़ चरा रहा है, गाय चरा रहा है ना, पेंटिंग कर रहा है, संगीत कर रहा है, नट है, जो भी काम कर रहा है उसका सम्मान सुनिश्चित हो उस काम का, और उस काम में उसकी आहार की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये दो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जजमानी गांव की, आहार की सुरक्षा और काम का गौरव। इसके बाद जब ये दोनों हो जाएगा तो तीसरा ये है कि हर एक के लिए ऑडियंस बनने की व्यवस्था उपलब्ध हो। तो ड्रामा करने वाले लोग आए और हर कोई बैठ के उस ड्रामा को देखे। तो जजमानी व्यवस्था, जाति व्यवस्था हर एक को आहार की सुरक्षा दे रही है, काम का गौरव दे रही है, और हर एक को सामाजिक बनने का अवसर दे रही है। ये जजमानी व्यवस्था, जाति व्यवस्था का प्राइमरी मैंडेट है। यहाँ तक अगर कुछ सवाल हो तो हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में चले जाऊँगा। So the solutions given in that story are ritualistic, that to ensure that there is no drought, you must measure the stage with a thread made of grass or something. So the solutions given are ritualistic, okay, or I would say aesthetic. Ritualistic is a word which people take offense to, so let me not use the word ritualistic. The solutions given for this are aesthetic solutions or symbolic solutions, right? But if you don't see it as an auditorium but see it as a village, then you can think of real solutions. What does a village do to ensure that there is no drought, or even if there is a drought, there is no scarcity? This you will find in the village organization. But in the Natya Shastra you will find some aesthetic solutions mentioned. So मेरे जो टीचर थे, एक टीचर नवज्योति सर थे, एक टीचर मेरे रविंद्र शर्मा गुरुजी थे। अगर आप रविंद्र शर्मा गुरुजी की बातों को सुने तो उनकी बातों में इस व्यवस्था का विवरण आता है कि भविष्य के प्रति भले ही सूखा पड़ जाए लेकिन स्केर्सिटी ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं क्या मौजूद है, ये उनकी बातों में विवरण आता है ना। तो उत्पादन की व्यवस्था क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था क्या है, स्टोरेज की व्यवस्था क्या है, ताकि भविष्य की चिंता ना हो। कोई और? यजमान व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था, तो शब्द का अर्थ तो अलग अलग है। उस पर मैं आता हूँ, मैं उस पर अभी आता हूँ। यस मैम। Is that symbolically used Danavas and in the first, or is it linked to something? I am not the right person to answer that. I wish Pranav was here. I think Devi Devtas, Danavas are not symbolic. They are real entities. But their location is Parlok, not this lok. नाट्य शास्त्र के बारे में ऐसे कोई रेफरेंस है क्या? हाँ, मैंने जो किताब रेफर कर रहा हूँ वो मनमोहन घोष का ट्रांसलेशन है नाट्य शास्त्र का। मनमोहन घोष करके,
ऑथर हैं, नाट्यशास्त्र का आरंभ में हाँ, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं रेफ़र कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों ने नाट्यशास्त्र में साधारणीकरण शब्द को कम्युनिकेशन ट्रांसलेट किया है, मनमोहन घोष ने इमर्जन ट्रांसलेट किया है। मेरे ख्याल से इमर्जन इज़ द राइट वर्ड, नॉट कम्युनिकेशन। द पॉइंट बीइंग दैट यू हैव टू बी इमर्स्ड in the story I am telling, in the dharma sankat I am describing you. Only when you get immersed can you find a solution to that dharma sankat. But what will stop you from getting immersed? The worry of tomorrow will stop you from getting immersed. So the village is trying to make you assured about tomorrow. Those worries are represented as dana. Those worries are represented as? That will distract the entire show. Okay, they are not represented as Danavas, they are caused by Danavas. Danamas can be some kind of distractions in the minds of the audience. I don't know if it's in the mind or if it's in Parlok, I don't know that. But it's something to dwell upon. My question is like, isn't it very natural for human beings to be worried about future, apart from the basic needs? When they have basic needs, yes, of course. And all societies always try to see that they have enough. And when there are some natural occurrences which does not help them, obviously it is the next step that they are worried about the future. So, and that's why you're saying that it is the community order to help each other to. So I did not use the word community, I'll come to that. Yes, it is natural for everyone to be worried about the future. Therefore, the systems we design, their mandate is to remove those worries. Sometimes they work, sometimes they don't work. But the mandate of a system is to make you assured about tomorrow. Okay? And if you want to evaluate a system, whether it is working or not, this is one parameter to evaluate from. Is it making people more anxious about tomorrow? Or is it making people more assured about tomorrow? The point being that only when you're assured about tomorrow, will you be willing to get immersed in the story I am telling you. That is the point. I do not use the word community. I am very wary of translations. कम्युनिटी शब्द कम्यून से आता है, जहाँ पे जो प्राइमरी चिंता है वो इक्वालिटी की है। समाज में इनइक्वालिटी है, मैं उस पर आऊँगा, है ना। हम लोग अनइक्वल लोग हैं। अभी मैं गेस्ट हूँ, आप होस्ट हैं, एक इनइक्वालिटी है। आप मसूरी आएंगे तो मैं होस्ट होऊंगा, आप गेस्ट होंगे, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इनइक्वालिटी है। कम्यून में चिंता इक्वालिटी की है। समाज में the only instance for you to be equal to me is the state of immersion. When we leave out our visheshtaएं. So when we are audience watching a drama, immersed in the drama, then we are equal. But once we step out and we retake our adjectives, I take being a man, you take being a woman, that starts becoming unequal, which is necessary. But being human is the equality there, no? Whether it's a man, woman, or rich or poor. हाँ, Being human. being the bare human is the state of being immersed. ये जो ऑडियंस है, ये जो सीट ऑफ ऑडियंस है, ये बहुत ही एम्पावर्ड पोजीशन है। हम जब ऑडियंस होते हैं तो हम एक जज की कुर्सी पे बैठे होते हैं। वी आर सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ अ जज। हम क्या जज कर रहे हैं? हम दो चीज़ें जज कर रहे हैं। एक तो हम जज कर रहे हैं कि ये जो एक्टर है ये ठीक एक्टिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे इसने ओवर एक्टिंग कर दी, यहाँ इसने वो बात नहीं की जो आनी चाहिए थी। हम ये कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं परफॉर्मर को, कहाँ पे ओवर एक्टिंग है, कहाँ पे अंडर एक्टिंग है, कहाँ पे अदरवाइज, मतलब वी आर कॉन्स्टेंटली जजिंग द परफॉर्मेंस। सेकेंड, वी आर जजिंग द कैरेक्टर
राम ने सीता को निकाला, ये ठीक क्या गलत किया, हम वो भी जज कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी एम्पावर्ड पोजिशन। हम एक लिमिटेड टाइम के लिए अपनी विशेषताएं छोड़कर एक जज की कुर्सी पे बैठे हैं और जज कर रहे हैं एक्टर को भी और कैरेक्टर को भी, है ना। ये हम सभी कर रहे हैं। रोज़ शाम को हम अपना काम ख़त्म करके आते हैं, शाम को 1 घंटा ड्रामा देखते हैं, जज की तरह बैठते हैं और जज करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया से हम ये हर रोज़ करते हैं, जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स करते हैं, सालों साल करते हैं। इस प्रक्रिया का ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जजमेंट धर्म अधर्म के प्रति फाइन ट्यून हो अपनी डे टू डे लाइफ में, ऐसा मैं मानता हूँ। साधारणीकरण के बारे में छोड़ना, वहाँ जो साधारणीकरण है हमारा विशेषण को छोड़ के वहाँ बैठना है। इसके साथ साथ मैं और जो पात्रधारी है, ये सब राम को दुख को हम पा रहे हैं। राम वहाँ दुख जो चल रहा है, वहाँ संतोष जो चल रहा है, तो वो दुख अथवा वह संतोष जो पात्रधारी का नहीं है, मेरा ही नहीं है। मैं तो खुशी हूँ, लेकिन जब उस समय में वहाँ ड्रामा देखता हूँ, उस समय मैं दुखी होता हूँ, उस समय मैं सुखी होता हूँ। इसका मतलब ये है कि पात्रधारी एवं जो दर्शक है, ये सब राम के दुख और सुख के साथ साधारण हो सकता है। ये भी एक साधारणीकरण। हाँ, थोड़ा सा मैं इस पर मतभेद करता हूँ। राम को सुखी देख के मैं सुखी हो रहा हूँ, राम को दुखी देख के भी मैं सुखी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल सही दुख आया। मेरा सेंस ऑफ जजमेंट है कि राम जो दुखी हुआ है, बिल्कुल सही बात है, दुखी हुआ है। ये जजमेंट मुझे सुख दे रहा है। और इस एक्टर ने जितना दुख व्यक्त किया, वो बिल्कुल सही व्यक्त किया। ये जजमेंट एक्टर का, ये मुझे सुखी दे रहा है कि वाह क्या एक्टिंग थी, राम ऐसे ही रोया होगा, है ना, या लक्ष्मण को ऐसे ही गुस्सा आया होगा जैसे ऐसे गुस्सा आया। तो गुस्सा देख के मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ। वो कर रहा है गुस्सा, मैं जज कर रहा हूँ कि वाह क्या गुस्सा दिखाया है इसने, बिल्कुल सही पॉइंट पे गुस्सा आया है इसको। ये जजमेंट से मैं सुखी हो रहा हूँ। लेकिन इसको चेक करना चाहिए, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, चेक करना चाहिए इसको। दोनों भी चेक कर। हाँ हाँ। मेरा बात ये था कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये एक्टर है, ये सीन है, पर ये हम कनेक्ट करते हैं उससे कि ऐसा वास्तव में हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। दैट इज द कंडीशन ऑफ इंसैनिटी। इंसैनिटी, पागलपन, वो कंडीशन है जब आप ड्रामा और रियल लाइफ में भेद ना कर पाए। आप ड्रामा देख रहे हैं बट आप अवेयर हैं कि ड्रामा है, ये रियल लाइफ नहीं है। अगर आपको लगे कि ये रियल लाइफ है, वो पागलपन की शुरुआत है। Then what's the distinction between immersion of and then So you are immersed in the dharma sankat of the character. You are judging the character, the actor from a distance. But you are not confusing it with the real life. If you do that, that is the condition of insanity. Pagalpan, mad. As an audience, 1 minute. As an audience, you don't confuse drama with reality. It is a drama. You are always aware of it. Maybe it is your unculturing aesthetics which makes you confuse between drama and reality. That's possible. So culturing of aesthetic sense is necessary to appreciate a drama. And this culturing also ensures that you don't confuse reality with drama. हमारी सौंदर्य दृष्टि की कल्चरिंग होती है, सौंदर्य दृष्टि की कल्चरिंग होती है, क्या सुंदर है क्या सुंदर नहीं है,
क्या मधुर संगीत है, क्या मधुर नहीं है, ये कल्चरिंग होती है। इस कल्चरिंग से हम ड्रामा को अप्रिशिएट कर पाते हैं, ड्रामा की जो बारीकियाँ हैं, उसके नुआंसेस हैं, उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। लेकिन इस कल्चरिंग से हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम ड्रामा और रियलिटी में कंफ्यूज ना हो जाए। तो शायद एक बच्चा कंफ्यूज कर सकता है ड्रामा और रियलिटी में, वो पागल नहीं है लेकिन उसकी कल्चरिंग अभी हुई नहीं है। तो हम बच्चे को बोलते हैं नहीं नहीं है ना, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये कहानी में ऐसा होता है। तो बच्चा पागल नहीं है, उसकी कल्चर, वो इनोसेंट है, इनोसेंस। सो ओके, लेट मी नॉट, आई टेक बैक माई वर्ड इंसानिटी, इट इज़ इनोसेंस। इफ यू आर कंफ्यूजिंग ड्रामा विद रियलिटी, इट इज़ इनोसेंस। Insanity is I take it back. It is innocence. We know that it's a drama, but at that point of time, we forget that it's a drama. So that is innocence on your part. Sir. ಜಜ್ಮಾ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಜ್ಮಾನಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಹಂತವಾಗಿ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಜಜಮಾನಿ ಈ ವಿಷಯದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಔಚಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಫೈನಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಜಮಾನಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಲಿತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಜಜಮಾನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ವಿಷಯಾಂತರವೋ ಅಥವಾ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡ್ರಾಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಏನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. He is asking the relevance of Jajmani. Right. मैं जजमानी के डिस्क्रिप्शन पे आता हूँ. अभी मैं उसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि जजमानी का पर्पस है, वाई जजमानी. जजमानी का पर्पस है समाज का निर्माण करना. समाज तब बनता है जब सभी लोग निश्चिंत हैं फ्यूचर के प्रति और धर्म अधर्म पर चिंतन कर रहे हैं. सो आई एम मेकिंग अ केस फॉर जजमानी राइट नाउ. आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग जजमानी. द केस फॉर जजमानी इज that the purpose of Jajmani is to ensure formation of Samaj. Samaj is that condition where we are assured about tomorrow and together we contemplate on issues of dharma and adharma. This, to facilitate this, the Jajmani Vyavastha is designed. When I describe this, I will describe how Jajmani Vyavastha is ensuring our assurance for future and also providing us platforms of contemplation on dharma dharma. I will come to that. आप कोई somebody was raising hand here, no? Yes ma'am. Yes. You getting moved by the drama is important for you to keep contemplating on it even after the drama is finished. So the Ramayana is over, we go back home, but we are thinking about Ram and Sita and the Dharma Sankat because we were moved by it. And then again tomorrow we again come and see the Ram story. Yes, that is true for anything, even for a classroom. The immersion is a prerequisite. And I think the greatest challenge as teachers is to ensure long immersion. The longer the immersion, the deeper we can go. The shorter the immersion, the shallower we can go. So length and depth are proportional, I think.